फिर बात करेंगे सुपरफास्ट 100। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने दो टूक कह दिया है कि नीतीश फिर से सीएम नहीं बनेंगे। सीएम दोबारा नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो फैसला है वो आपको पहले से पता है, उसको बार बार दोहराने की क्या जरूरत है। नया नाम तय हो चुका है। नए वो भी तय होगा, लेकिन जो फैसला हुआ है वो फैसला पक्का और मुकम्मल रहेगा। शरद ने कहा कि ये कठिन फैसला है, लेकिन देश, राज्य और नीतीश कुमार के लिहाज से सही फैसला है। ये कठिन फैसला है, लेकिन वाजिब फैसला है, और ये देश को लक्ष्य करके किया है। उधर नीतीश का जेडीयू विधायक पर भी विरोध करने लगे हैं। रविंद्र राय ने कहा है कि नीतीश को इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए। नैतिकता के कारण से तो इस्तीफा दिए, अब नैतिक जिम्मेवारी क्या है? नैतिकता एक दिन में वापस होता है क्या? और पार्टी की क्या क्षमता जाएगी पूरे देश में कि आज इस्तीफा दे दिए और कल ये तो राजनीतिक ड्रामा कहेगा लोग। पार्टी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। जेडीयू विधायक रविंद्र राय ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश की जिद की वजह से ही पार्टी को ये दिन देखने पड़े हैं और चुनाव में बुरा हाल हुआ है। राजनीतिक ड्रामा है, जो विरोधी लोग कह रहे हैं कि नहीं राजनीतिक स्टैंड है, वही राजनीतिक स्टैंड कहेंगे, फिर हम लोग कहां के रहेंगे? एक राजनीतिक गलत फैसला लेने के कारण से पार्टी कहां चला गया, आप लोग भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, और फैसला किसके जीत के कारण से आप लोग भी जान रहे हैं। बिहार की सियासत के सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा। नीतीश कुमार ऐलान करेंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। कल विधायक दल की बैठक में उन्होंने फैसले के लिए एक दिन का वक्त मांगा था। आज पटना में मुख्यमंत्री आवास में फिर से जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 2 बजे होगी, जहां नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाएंगे। कल की बैठक में नीतीश ये फैसला नहीं ले पाए थे कि वो सीएम बने रहें या फिर नहीं। कल 2 घंटे तक चली विधायक दल की बैठक में जेडीयू विधायकों ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं और नेता बने रहेंगे। नीतीश ने इनकार किया तो बैठक के दौरान ही जेडीयू विधायक धरना प्रदर्शन करने लगे। नीतीश कुमार जी के इस्तीफा को नहीं माना, लंबी बैठक चली, विधायकों ने यहां तक अनशन करने का दावा किया, अनशन पर बैठा फिर उठा। कल जेडीयू विधायकों के मान मनोहार और मीटिंग में ही अनशन के बाद नीतीश कुमार थोड़े नरम पड़े और उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कल 24 घंटे का वक्त मांगा था, यानी आज नीतीश सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे। कल विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने करीब 1.25 घंटे भाषण दिया और जेडीयू के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफे पर अड़े रहे। जब विधायक मनोहार करने लगे तो उन्होंने आज तक की मोहलत मांग ली। जेडीयू विधायक दाऊद अली अंसारी ने कहा कि नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने रहने से इनकार करते हैं तो वो आत्मदाह कर लेंगे। मगर बिहार के विधायक हम लोग का दूसरा कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार हमारे नेता है और नीतीश कुमार हमारे नेता रहेंगे। नीतीश कुमार को हम लोग कहेंगे कि आप हमारे नेता है और नेता बने रहिएगा। दूसरा कोई नेता नहीं है बिहार का। इसके बावजूद भी अगर नीतीश नहीं मानते हैं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। चौधरी ने यह भी दावा किया कि जेडीयू विधायक भी ऐसा ही चाहते हैं। आम विधायकों की राय है, मेरी राय है कि मुख्यमंत्री ही नेतृत्व करें। अभी किसी दूसरे का नाम आ रहा है, उसका न कोई मतलब है न कोई उसका कारण। कल बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा था कि नीतीश सरकार ने विश्वास मत खो दिया है और उन्हें दोबारा शपथ दिलाने से पहले विधायकों की परेड राजभवन में करवानी होगी। अगर जनता दल दावा पेश करता है तो महामहिम को संतुष्ट होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर कि उनके पास बहुमत है। जदयू के विधायकों और उनके जो समर्थक हैं उनकी राजभवन में परेड कराई जानी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने पूछा कि अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? नीतीश जनता को गुमराह कर रहे हैं। 11 महीनों से बिहार में एक अल्पमत की सरकार चल रही है, जिस सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है, जोड़ तोड़ करके किसी से सरकार चलाई जा रही है। 11 महीना हो गया, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि जेडीयू आईसीयू में चली गई है और खुद ही सरकार गिर जाएगी। जदयू आईसीयू में चली गई है और ये कोमा से फिर वापस नहीं आने वाली है। ये सरकार नीतीश कुमार के कारनामों के कारण, अहंकार के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण
खुद गिरेगी, खुद नहीं चलेगी। उधर जेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार नौटंकी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव नहीं हो इसके लिए रणनीति बना रहे हैं, तो अब उसमें ये सारा का सारा चल रहा है, लेकिन उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अक्टूबर तक में चुनाव हो जाएगा। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ नीतीश समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की थी। नीतीश कुमार के घर के बाहर शरद यादव की कार रोक दी गई थी। तो नीतीश कुमार के घर के बाहर गुस्साए जेडीयू समर्थकों ने शरद यादव वापस जाओ के नारे भी लगाए। बिहार में मौजूदा सियासी हालात पर आज लालू प्रसाद यादव ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। आरजेडी विधायकों से चर्चा करने के बाद लालू आगे कोई फैसला लेंगे। जेडीयू आरजेडी गठबंधन की बातों को हवा मिलने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सामने आए। लालू ने दावा किया कि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से उनकी किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं है शरद यादव से। ये कहां से बात आ रही है कि शरद यादव ने 3 बार बात किया, त्यागी ने बात किया, फलाना ने बात किया। बिल्कुल इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, भर्त्सना। पहले खबरें आ रही थी कि शरद यादव ने लालू से बात की और उन्हें साथ आने का न्योता दिया था। ये भी कहा जा रहा था कि लालू की बेटी मीसा भारती को मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन लालू इन खबरों को खारिज कर रहे हैं। लालू की मीटिंग से पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में सम्राट चौधरी, रामलखन राम रमण और जावेद इकबाल अंसारी हैं। तीनों ने स्पीकर से इस्तीफा मंजूर करने की मांग भी की। आरजेडी के बागी विधायक सम्राट चौधरी ने नीतीश की जमकर तारीफ की और उन्हें समर्थन देने की बात कही। सम्राट ने यह भी कहा कि लालू यादव से उनका कोई लेना देना नहीं है और फरवरी से ही जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने लालू यादव से भी समर्थन लेने की बात कही तो पार्टी के अंदर ही खलबली मच गई। बिहार के मंत्री नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि लालू से सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई हमें समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हम जितने में हैं उतने में हम काफी हैं और बहुमत में हैं। हमें लालू की समर्थन की जरूरत नहीं है। अगर बिहार की मौजूदा स्थिति देखें तो 243 सीटों वाली विधानसभा में जेडीयू के पास 117 सदस्य हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। वहीं बीजेपी के पास 90, आरजेडी के पास 24, कांग्रेस के पास 4 और निर्दलीय के पास 6, एक सीट सीपीआई के पास है। लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी हार के बाद आज कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हो रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी हार की वजह को टटोलने की कोशिश करेगी। कहा जा रहा है कि CWC की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी लेंगे। हालांकि बाकी सारे नेता सोनिया राहुल की जगह हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। पटेल ने कहा कि हार के लिए पार्टी और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के कई बुजुर्ग नेता टीम राहुल गांधी के कामकाज के अंदाज से नाराज बताए जा रहे हैं। CWC की बैठक में राहुल के रणनीतिकारों जयराम रमेश, मोहन गोपाल, मोहन प्रकाश, मधुसूदन मिस्त्री की क्लास भी लग सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीम राहुल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी संगठन के फिर से गठन की बात कही गई थी। टीम राहुल का मानना था कि CWC के मेंबर्स और महासचिवों का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सोनिया नहीं मानी। कांग्रेस सांसद कमलनाथ लोकसभा में विपक्ष के नेता हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ के नाम पर बाकी विपक्षी दल मान जाएं। विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 55 सीटें चाहिए, जो कि कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए सहयोगियों की दरकार है। सूत्रों से खबर है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए सहयोगी दल नानुकुर कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल को आगे करने का विचार छोड़ दिया है और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ पर दांव लगाया जा रहा है। दरअसल लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के दर्जे के लिए सदन के सदस्यों का 10% किसी पार्टी के पास होना चाहिए, यानी कि 543 सदस्यों के हिसाब से एक पार्टी को कम से कम 55 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास महज 44 सीटें ही है। सहयोगी दल के नानुकुर के बाद अब राहुल गांधी संसदीय दल का नेता बनने की जगह संगठन का काम देखेंगे। खबर यह भी है कि राहुल गांधी जल्द ही देश भर के दौरे पर निकल सकते हैं और फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुई करारी हार के बाद पार्टी आज मंथन कर रही है। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सभी प्रत्याशियों को बैठक में बुलाया है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हार की जिम्मेदारी लेते हुए वो संगठन के काम से खुद को अलग करने की बात कह सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को अपने ही घर यूपी में सबसे करारी हार हासिल हुई है। यूपी के 78 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे महज 5 सीटें ही हासिल हुई, जबकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। सपा को जो 5 सीटें मिली थी वो मुलायम सिंह यादव के परिवार को ही हासिल हुई। खुद मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों सीटों से जीते। बहू डिंपल यादव कन्नौज से जीती। एक भतीजा अक्षय यादव फिरोजाबाद से तो दूसरा भतीजा धर्मेंद्र यादव बदायूं से जीता। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से विपक्ष ने इस्तीफा भी मांगना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने कहा कि अखिलेश को अपने इस्तीफे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद एसपी का टुकड़ा साफ हो गया। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। दिल्ली में अरुण जेटली और अमित शाह ने भावी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। गुजरात भवन में सुबह करीब 10 बजे तीनों की मुलाकात हुई। बागपत से अजीत सिंह को हराने वाले बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह और शहनवाज हुसैन ने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दिल्ली में दोनों राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। नजमा हिप्तुल्लाह और उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। नजमा ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह को बधाई देने आई हूं। कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर भी खूब रणनीति बनी। उनके घर पर वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, संगठन मंत्री रामलाल और यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह पहुंचे थे और सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। मोदी सरकार के गठन से पहले कल सुषमा स्वराज दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर पहुंची। खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज नहीं रहना चाहती हैं और इस बाबत वो संघ दफ्तर में भैया जी जोशी से मिली। कल नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पर मुलाकात भी की थी। आडवाणी को स्पीकर का पद दिए जाने की खबर आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। आडवाणी से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। खबर है कि जोशी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिल सकता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अब कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्हें आज ही दिल्ली में मोदी से मिलना था, लेकिन अब ये मुलाकात कल होगी। कल होने वाली बैठक में उद्धव शिवसेना को मिलने वाले मंत्रालयों को लेकर मोदी के साथ चर्चा करेंगे। एक खबर यह भी है कि बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना की नजर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर है। 18 सीटें लाने वाली शिवसेना के इस प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी मान भी सकते हैं। ऐसा हुआ तो अनंत गीते स्पीकर पद के प्रबल दावेदार होंगे। एक तरफ केंद्र में नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में आनंदीबेन पटेल का मोदी का उत्तराधिकारी बनना करीब करीब तय है। सूत्र बताते हैं कि मोदी की बेहद भरोसेमंद आनंदीबेन के नाम पर विधायकों में सहमति दिख रही है। खबर है कि 21 मई को गुजरात के बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें आनंदीबेन पटेल को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। इसके बाद राज्यपाल को इस बाबत सूचना दी जाएगी और फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। थावरचंद गहलोत और गुजरात के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर को विधायकों का मन टटोलने का काम दिया गया है। गुजरात की अगली संभावित मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा की। मंदिर प्रशासन ने उनका सम्मान भी किया। 21 मई को ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी विदाई के लिए गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र 21 मई को बुलाया गया है। इससे एक दिन पहले भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मणिनगर में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी विधानसभा में यहीं से चुनकर जाते हैं। उनकी रैली 20 मई को शाम 7 बजे होनी है। नरेंद्र मोदी की विराट जीत के बाद आज योग गुरु बाबा रामदेव दिल्ली से हरिद्वार तक रोड शो कर रहे हैं। बाबा रामदेव का रोड शो दिल्ली से हरिद्वार के लिए रवाना हो गया है। तो गाजियाबाद पहुंचने पर बाबा रामदेव का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बाबा रामदेव ने गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने रामदेव को फूल मालाएं पहनाई। रोड शो की शुरुआत करने से पहले बाबा रामदेव राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर उनका ध्यान किया। इस दौरान उनके साथ जाने माने वकील राम जेठमलानी और स्वामी अग्निवेश भी मौजूद थे। राजघाट के बाद बाबा रामदेव शहीद भगत सिंह पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर श्रद्धासुमन चढ़ाए। यहां भी उनके साथ राम जेठमलानी और स्वामी अग्निवेश मौजूद थे।
इससे पहले कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग गुरु बाबा रामदेव ने संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया। समारोह में बीजेपी नेता अरुण जेटली और वीके सिंह ने हिस्सा लिया। इससे पहले कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग गुरु बाबा रामदेव ने संकल्प पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया। समारोह में बीजेपी नेता अरुण जेटली और वीके सिंह ने हिस्सा लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े। रामदेव ने कहा कि मोदी जहां खड़े होते हैं वहां पूरा देश खड़ा नजर आता है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने योग गुरु बाबा रामदेव की तुलना महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और जेपी ने सत्ता की लड़ाई लड़ी, उसी तरह रामदेव ने भी लोकतंत्र के लिए अहम लड़ाई लड़ी है। बाबा रामदेव की तुलना महात्मा गांधी और जेपी से करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने ट्वीट कर जेटली पर कटाक्ष किया। शकील अहमद ने कहा कि जेटली की बातों से जाहिर होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से हारने के बाद वो काफी परेशान हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 15वीं लोकसभा को भंग कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री रहे कमलनाथ ने शनिवार को लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी। 16वीं लोकसभा में हर तीसरे सांसद का दामन दागदार है। 543 सांसदों में से 186 सांसदों पर क्रिमिनल केस है, यानी कुल 34% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 541 नवनिर्वाचित सांसदों के हलफनामे का आकलन किया। बीजेपी के 282 सांसदों में से 98 सांसदों पर आपराधिक केस है, वहीं कांग्रेस के 44 सांसदों में से 8 पर क्रिमिनल केस है। इस मामले में बाकी दल भी पीछे नहीं है। एआईएडीएमके के 37 सांसदों में 6, तृणमूल कांग्रेस के 34 में से 7 सांसद के खिलाफ केस दर्ज है। कारोबार से पहले दिन शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ खुला। डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे मजबूत होकर 58 रुपये 47 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 11 महीने के अंदर रुपए का ये उच्चतम स्तर है। इलाहाबाद में कांग्रेस की हार से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने की मांग करते हुए बैनर पोस्टर लगाए हैं। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएम के चीफ जयललिता से फोन पर बातचीत की। इससे पहले जयललिता ने मोदी को बधाई देते हुए खत लिखा था। पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद डीएमके के सभी पदों से एमके स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है, वापस ले लिया है। और तमिलनाडु में पार्टी के सफाई के बाद स्टालिन ने इस्तीफा दिया था, लेकिन कार्यकर्ता इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे थे। मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुने गए के चंद्रशेखर राव ने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की। ऐतिहासिक जीत से उत्साहित बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचे। जावड़ेकर ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और श्रद्धालुओं के साथ बैठकर महाकाल की विशेष आरती में हिस्सा लिया। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। सीट की हार के लिए आदमपुर हलके को मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराती हूं और उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। उनका जो भी आदमपुर हलके से जो सहयोग जितना मिलना था नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन आज अपना इस्तीफा देने वाले हैं। रंगराजन कार्यकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने गंगा की सफाई के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया है। आजम ने कहा कि गंगा की सफाई के लिए मोदी पहल करें, उनके इस अभियान में हम साथ देंगे। यूपी के संभल पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मतगणना के दिन इंदौर में एक दंपति को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मोदी की लहर में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद इस दंपति ने अपने बच्चों के नाम नरेंद्र और मोदी रख दिए। ममता बनर्जी के गढ़ में भी नरेंद्र मोदी की दीवानगी लोगों में जमकर देखी जा रही है। कोलकाता में एक मिठाई की दुकान में मोदी ब्रांड की मिठाइयों की जमकर बिक्री हो रही है। रिटर्न केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान मुंबई सेशंस कोर्ट में पेश होने पहुंचे। कोर्ट में गवाहों की धमकी दिए जाने के मामले में सुनवाई चल रही है। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीच शब्द के इस्तेमाल को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के सहारा के मामले में आज से नई पीठ सुनवाई करने वाली है। इससे पहले न्यायमूर्ति एस राधाकृष्णन की खंडपीठ सहारा केस की सुनवाई कर रही थी।
और सलाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। अब सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। राजस्थान के निलंबित आईएएस बीबी मोहंती की जमानत अर्जी जयपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री टीजी रिपोंचे की दिल्ली में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। टीजी रिपोंचे की लाश वसंत कुंज के उनके घर से मिली। टीजी रिपोंचे ने आध्यात्मिक जीवन की राह अपना ली थी। रिपोंचे को अरुणाचल में दूसरा दलाई लामा माना जाता था। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में देर रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक कार और बाइक सवार कुछ बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका, जिस पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सरेराह फायरिंग की वारदात के बाद बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने बदमाशों को धर दबोचा। दिल्ली की कश्मीरी गेट इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने आईटीबीपी के इंस्पेक्टर को कुचल डाला। इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। गोरखपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने ईंट के भट्टे में काम करने वाले कुछ मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। गांव में देर रात पहुंचे नक्सलियों ने सो रही महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़का ऑपरेशन कराने के बाद लड़की बन गया। 10 साल पहले का सत्यजीत अब ख्वाहिश बनकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रही है। दिल्ली के प्रीत विहार में हरवीन एकेडमी ने आईआईटी और मेडिकल प्रवेश की तैयारी के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में 350 छात्रों ने हिस्सा लिया। आईपीएल 7 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आज दूसरे मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। आईपीएल में रविवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कल हुए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज में स्कूल क्रिकेट में एक 14 साल के लड़के ने 404 रनों की धमाकेदार पारी खेली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की आज बलूचिस्तानी नेता अकबर बुख्ती की हत्या के मामले में कोर्ट में पेशी है। 67वें कांस फिल्म फेस्टिवल में आज का दिन खास रहने वाला है। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर खास आयोजन होगा। और हंसल मेहता के निर्देशन में बन रही फिल्म सिटी लाइट्स का मुंबई में प्रमोशन हुआ। वक्त बेकार चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें